नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 17 जून 2026 की सायंकाल 7:07 हुए। मैं देव सिंह रावत आपका खबरों की दुनिया में स्वागत करता हूँ। प्रमुख खबर क्या है, ये जानने से पहले मैं आपको विख्यात कवि गोपाल सिंह नेपाली की कविता का स्मरण कराना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था, बदनाम रहे बटमार मगर, बदनाम रहे बटमार मगर, बदनाम रहे बटमार मगर, घर तो रखवालों ने लूटा, तेरी दुल्हन सी रातों को, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। आज भले ही देश और विदेश में अनेक खबरें हैं, पर एक ही काम हो रहा है। देश और दुनिया में विकास और लोकशाही के नाम पे, देश और दुनिया के नाम पर, विकास व लोकशाही के नाम पर, जन कल्याण के नाम पे मंदिर से दल आदि सब जगह मची है बेशर्म लूट मार। इसको देखकर बरबस याद आए गोपाल सिंह नेपाली, बदनाम रहे बटमार मगर, घर तो रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। आज दुनिया में नज़र फेराता हूँ तो संसार के शीर्ष 7 देश, जिसे G7 के नाम से बुलाए जाते हैं, उसमें उसका सम्मेलन हो रहा है फ्रांस में। और सम्मेलन हो रहा है ऐसे मौके पर G7 के देशों के साथ, पहले G8 था, अमेरिका और उसके मित्र देशों ने रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद G8 से रूस को हटाकर G7 कर दिया। अब G7 में भारत नहीं है, परंतु कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं, उनमें भारत है। अभी भारत के प्रधानमंत्री 16 महीने बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। ट्रंप ने भारत को कितना अपमानित किया टैरिफ के दंश से। आप तेल कहाँ से खरीदोगे, कहाँ नहीं खरीदोगे, आप क्या सी चीज़ लोगे, कहाँ नहीं लोगे, ये सबक सिखा रहा है। और तो कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच, और नाविक निशाने बनाए गए भारत के ही। भारत के कई नाविक काल कलवित हो गए। और ये मामला केवल मानवता का नहीं, भले ही कहे कि परमाणु बम नहीं बनाएंगे, परंतु हकीकत यह है, ये लड़ाई तेल की है। वेनेजुला के बाद ईरान के तेल संसाधनों पर भी अमेरिका का कब्जा रही, इसलिए किया गया था। परंतु ईरान ने जो मजबूती से अपने देश की रक्षा की, जो सामरिक रूप से मजबूत किया, अमेरिका की तमाम पाबंदियों के बाद भी वो काबिले तारीफ रही। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बावजूद उसने दंडवत शरणागत होने के बजाय आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। उसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो मिटाना चाह रहे थे किसे, ईरान को, वो उनसे समझौता करने की तैयार। एक ऐतिहासिक समझौता हो रहा है। दूसरी खबर है, भारत में दल बदल कानून बनाने की भावना का जनाजा निकाल दिया। जिस प्रकार से दल बदल कानून कभी इसलिए बनाया गया था, आया राम गया राम,
और जिससे जनादेश लिया, जनादेश जिन लोगों से लिया उनकी आशा के साथ सौदागरी न करे राजनीतिक सांसद, इसलिए उसे बनाया गया। परंतु या खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला सुनाने आ गया। अब जिस प्रकार से बंगाल में अब की बार 400 पार का नारा जब सफल नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत मजबूती से काम किया मोदी सरकार ने। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जिस प्रकार से विभाजित करके और अपनी दया पे छोड़ दिया कि तृणमूल का हश्र महाराष्ट्र की शिवसेना की तरह न किया राजनीति के धुरंधर शरद पवार की एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ धोना पड़ा। उनके भतीजे को मंत्री पद और अन्य प्रलोभनों से जिस प्रकार से अपनी तरफ खींचा गया, उनकी पार्टी ही खत्म। महाराष्ट्र में जो अध्याय हुआ, यकायक प्रातःकाल ही लोग जब सो के उठे तो सुना कि वहाँ मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई महाराष्ट्र में। जब देखा चल नहीं सकती है तो फिर वो दूसरे ढंग से किया गया, शिवसेना को तोड़ा गया। इधर राजस्थान में तोड़फोड़ की पर बच गए, वहाँ पे जादूगर थे गहलोत ने बहुत साम दाम दंड अपना कर अपनी पार्टी को बचा लिया, सरकार को बचा लिया। उत्तराखंड में जो मात खाई थी न्यायालय में पार्टी तोड़ने के बावजूद 2016-17 में, उसके बाद भी लगता है भाजपा ने सबक नहीं सीखी, इसलिए वो राजस्थान में मात खा गई। भले ही मध्य प्रदेश में वो सफल रही, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना दी। अभी इतने में ही ये नहीं हुआ, अभी परिसीमन और महिला आरक्षण के नाम पर जो विधेयक संसद में बहुमत न होने के कारण पारित नहीं हो सका, उसका खमियाजा तृणमूल कांग्रेस को तोड़कर किस प्रकार से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सांसद और विधायक भाजपा के संरक्षण में ममता को बाय बाय कर चुके हैं। उसके बाद अब खबर आई कि महाराष्ट्र में भी ये चले हैं, 9 में से 6 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली को तिलांजलि देकर जो भाजपा संरक्षित शिवसेना बनाई गई है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं इतनी खबर नहीं आई, खबर आई कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हुंकार भर रही थी हम सत्ता में आएंगे 2027 में, उसमें भी तोड़फोड़ होने वाली है दल बदल भारी संख्या में। अब किस में हो रही है? चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। इससे लगता है जनाजा निकल गया दल बदल कानून का। आत्मा निर्ममता से प्रहार, ठगे से रह गए हैं उद्धव ठाकरे और उनके प्यारे प्रवक्ता। दुनिया देख रही है, समाचार जगत की अपनी अलग कहानी है। वो कह रहे हैं कि वहाँ से निकल, ये नहीं कह रहे हैं किसके संरक्षण में। अभी कर्नाटक में हमने देखा कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदला की खबर की होते ही राज्यपाल शहर से बाहर दूर राजस्थान की तरफ, बंबई और राजस्थान की तरफ निकले। और वहीं महाराष्ट्र में यकायक सुबह प्रातःकाल
लोग उठे ही नहीं, शपथ ग्रहण हो गई। यहाँ पे शिवसेना के असंतुष्टों को पलकें बिछाकर लोकसभा अध्यक्ष इंतजार ही कर रहे हैं। अगर यही काम बीजेपी के असंतुष्टों का होता अगर भाई देवी, तो लोकसभा अध्यक्ष पता नहीं कब का टाइम देते। अभी हाल में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए सुनने से भी निर्वाचन आयोग के कपाट ही नहीं खुले। अगर ये कपाट भाजपा के लिए होते, भाजपा के लोग सामने होते, सत्तारूढ़ दल, ये कपाट खुल जाते। तो उससे लगता है कि किस प्रकार की राजनीति, यहीं तक राजनीति है, राजनीति हो रही है। बंटवारे की बात याद आई मुझे कि आरोप लगा कि राम जन्मभूमि जो कई शताब्दियों बाद मुक्त किया गया कलंक से, उसके बाद वहाँ भव्य राम मंदिर बना, करोड़ों भक्त उमड़े, उन्होंने अपनी श्रद्धा से वहाँ दान पात्र में तमाम चीज़ें दी। और उसमें अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया था कि दान पात्र में चोरी हुई, अनियमितताएं बरती, उसकी जांच हो रही है। पता चल रहा है जांच कि वहाँ जो चढ़ावा को गिनने वाले लोग थे या उस समिति में, उनमें इस प्रकार के अपने रिश्तेदारों को लोगों ने भर दिया और किस ढंग से वो देखते ही करोड़पति बन गए। ये खबरें आ रही हैं। हम पहले सुनते थे कि सबसे बड़े नास्तिक लोग वो होते हैं जो किसी धर्म स्थान के कारिंदे होते हैं। अधिकांश उनकी नज़र, उनकी श्रद्धा भगवान पर नहीं होती है। उनकी श्रद्धा, ये केवल हिंदू धर्म का नहीं, सभी धर्मों में अधिकांश इस प्रकार की बातें आ रही है। तो उनकी धर्म है अपने स्नेहित स्वार्थ के लिए। भगवान राम हनुमान बलि के प्रकोप से ये रामचंद्र जी की श्रद्धा में बंटवारी करने वाले लोग कैसे बचेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। महाकाल इनको दंड देगा। पर गोपाल सिंह नेपाली की जो कविता याद आई कि बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा, जिन पे विश्वास था कि ये देश की, समाज की, धर्म की आस्था करें, ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर तक, नौकरशाह से लेकर नेता तक एक ही काम कर रहे हैं आज कि विकास के संसाधनों की बंदरबांट। और उसमें ये रह रहे हैं, अपवाद हो सकते हैं कि कुछ लोग ईमानदार हो सकते हैं। कोई ऐसा संस्थान नहीं बचा जो भ्रष्टाचार के चुंगल में, इस बंटवारे के चुंगल में बचा हो। इस प्रकार के फैसले हो दिए जा रहे हैं। फरियाद करने वालों को कॉकरोच बताया जा रहा है। ये इतना एक बहुत दुखद प्रकरण है। अब इस प्रकरण को क्या कहा जाए? इस सारे प्रकरणों को, ये पूरे संसार में चंद ही देश हैं जो फिनलैंड जैसे देश हैं जिसमें शिक्षा, चिकित्सा नागरिकों के लिए सुलभ है, सरकार द्वारा प्रदत्त की जा रही। यूरोपीय देश कुछ है। हमने कुख्यात मीडिया द्वारा और देशों द्वारा कुख्यात बनाए गए कर्नल गद्दाफी, लीबिया के प्रमुख के बारे में तो सुना था, बदनाम किए गए, परंतु उनके कार्यों को जब हमने सुना कि वहाँ वो अपने नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, चाहे देश में हो विदेश में हो, निःशुल्क सरकार कराती थी। सरकार के संसाधनों में, देश के संसाधनों को विदेशी कंपनियां न लूटे, अतिवादी न लूटे, उन पे प्रतिबंध लगा रखा था।
देश के संसाधनों के लाभांश को आम आदमियों के खजाने में दिया जाता था, अकाउंटों में डाला जाता था। बच्चे के पैदा होने पर माताओं को आर्थिक लाभ दिया जाता था। यही नहीं, देश पे चढ़ा हुआ कर्जा कर्नल गद्दाफी ने उतार दिया था और उस रेगिस्तान में मानव निर्मित नदी बनाकर सागर वहाँ को हरा भरा करने का काम किया था। उनकी अपनी अयाशियाँ हो सकती हैं, परंतु उन्होंने देश को क्या दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जश्न मनाए जा रहे हैं, हम इतने साल तक शासन में रहे, ये दूसरे से हम रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर आपने देश को क्या दिया। आम जनता आज शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय के लिए तरस रही है। संसार में तेल रूस ने भारत को सस्ता दिया, आम नागरिकों को नहीं। तो इन चीज में जब बड़े टीस उठती है कि आखिर जन कल्याण की बातें केवल घोषणा पत्रों तक सीमित रहेगी, दल बदल के कानून पे अंकुश लगाने की बात केवल संविधान में ही सीमित रहेगी या आचरण में उतारा जाएगा। जब रखवाले ही इस प्रकार का कार्य करें जिन पे दायित्व है देश के संविधानों का, वो अपने निस्वा, आज तो देश में एक काम हो रहा है, केवल अगला चुनाव कैसे जीते और चुनाव जीत के विकास के संसाधनों की बंदर बांट कैसे करें। अकूत अपात संपदा नेताओं नौकरशाहों में हो गई है, समाज सेवियों में हो गई है। उन पे कौन आम आदमी अपनी रोजी रोटी, सरकारी स्कूलें, सरकारी किस प्रकार से देश के संसाधनों की बंदर बांट, बड़े बड़े उद्योगपतियों को अरबों खरबों के रुपये लुटाए जा रहे हैं, फिर दिवालिया घोषित किए जा रहे हैं, फिर उनको मात्र चंद सैकड़ों करोड़ में निपटाए जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुख होता है कि जिस देश में भगवान राम की, जिस देश में भारतीय संस्कृति की सर्वभूत हितेरता की बात करते हैं, जहाँ गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा वंश हिंद की चादर की रक्षा के लिए कर दिया, जहाँ चंद्रशेखर भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, कल्पना करिए आज उस देश की हालत। ये केवल देश की हालत नहीं, ये हालत हो गई है इस संसार में सब जगह। आज अमेरिका जिस ढंग से वेनेजुला के बाद जिस प्रकार से ईरान में तबाह कर रहा था, ईरान में वो सफल नहीं हुआ कि ईरान मजबूत रहा। मजबूत ईरान के रहने से कई दिनों की लड़ाई के बाद अमेरिका को महसूस हुआ कि इस लड़ाई में हम केवल नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ईरान इराक की तरह नहीं है, लीबिया की तरह नहीं है, वो मजबूत देश है। उसके पीछे भले ही रूस और चीन हो, परंतु आत्म मनोबल होता है। इस भारत में भी कभी था, जब बांग्लादेश को निर्माण कराया गया, उस समय भी भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ये धमकियां दे रहे थे, 7वां बेड़ा भेज देंगे। नाटो के सदस्य भारत को रोंदने जा रहे थे। आज भी भारत का जहाज तेल से भरा जा संकट में, एक तरफ अमेरिका निशाने भारतीय नाविकों पर लगा था, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी भारत के जहाज को जब्त कर दिया। ये किस प्रकार का मित्रता है। हम आतंकवादी पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, भारत के साथ कोई नहीं है। और इस समय ईरान और के जंग में पाकिस्तान को सिरमौर बनाने का काम और किसी ने नहीं किया, अमेरिका ने किया। और इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ भी पाकिस्तान को फुसकार रहा। हम अपने परम मित्र जो गाढ़े वक्त के मित्र थे, जिन्हें भारत को सबल बनाने के लिए, जिसने रूस सोवियत संघ ने जो अथक प्रयास किया था, हम
उसके विपदा के दिन में भी उसके साथ मजबूती से खड़े नहीं रहे। आज इस मौके पर जब अमेरिका को ये शुद्ध हुई कि ये समझौता होना चाहिए ईरान के साथ, तो हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। हमने ट्विटर पर कहा कि विश्व शांति के लिए अमेरिका और ईरान का शांति समझौता सराहनीय व अत्यावश्यक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व ईरान के प्रमुख को बधाई। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का प्रहार उचित है, परंतु विस्तारवाद खुद इजराइल और विश्व के लिए घातक है। जिस प्रकार से इजराइल ने गाजा में हमास पे हमला किए वहाँ तक तो ठीक था, परंतु पूरा गाजा पे काबिज होना और उसके बाद लेबनान की तरफ जाना, और यहाँ अमेरिका शांति कर रहा है, वहाँ पूरे विश्व की जनजीवन और अमन चैन को नष्ट करने वाला कदम है कि आप लेबनान से लेकर इस अंतहीन लड़ाई में आप अपने निहित स्वार्थ, आप भ्रष्टाचार में फंसे हैं। इजराइल का जो वाद चल रहा है, इजराइल के शासक पर जो वार नेतन्याहू पे चल रहा है इजराइल में, वो कमज़ोर रहे, इसलिए ये लड़ाइयाँ कम नहीं हो रही है। यही काम यूक्रेन में कर रहे हैं। हमें तो विश्वास है रूस को ये लड़ाई लंबी नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन पर निर्ममता से प्रहार करके इस लड़ाई का समाप्त करना। तो हमने ये जो विश्व शांति के लिए आवश्यक अमेरिका और ईरान के समझौते को के लिए जो ट्रंप नोबेल पुरस्कार चाह रहे हैं, उनके लिए ये शांति का समझौता सैकड़ों नोबेल पुरस्कार से बढ़कर है। ट्रंप वो विश्व के लिए यह समझौता, और हमें बहुत खुशी होगी अगर ये समझौता हो जाए और यूक्रेन पर रूस निर्ममता से प्रहार करके इस युद्ध को, यूक्रेन और रूस युद्ध को भी समाप्त करे, क्योंकि संसार के लिए बहुत घातक है ये युद्ध। और ये युद्ध चंद देश अपने स्वार्थों के लिए चलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। परंतु जो प्रवृत्ति चल रही है पूरे संसार में, धर्म के नाम पे, कल्याण के नाम पे, विकास के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, देशों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, बच्चों के नाम पे, वो केवल बंटमारी की चल रही है। कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जिसमें सेंधमारी या बंदरबांट न किया जाए। अगर निष्पक्ष जांच हो और सही ढंग से काम हो तो ये देश खुशहाल हो जाएगा, विश्व खुशहाल हो जाएगा। आशा है गोपाल सिंह नेपाली की इस कविता से का पुनः स्मरण करते हैं कि बदनाम रहे बटमार, मगर बटमार चोर डकैत लुटेरे बटमार तो खुलेआम बदनाम रहे, मगर घर तो रखवालों ने लूटा, जिन पर दायित्व था घर, देश, समाज और मानवता को बचाने का, उन्होंने ही उसको लूटा है। मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। जय हिंद, जय भारत।